जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। क्योंकि क्षति तथा टूट-फूट रोकने के लिए अनुरक्षण प्रक्रम की आवश्यकता होती है, अतः इसके लिए उन्हें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। उदाहरण: पोषण, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। पोषण किसे कहते हैं? पोषण के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन तथा अन्य स्रोतों से ऊर्जा प्राप्त करता है, इससे जीव की वृद्धि एवं विकास होता है, पोषण कहलाता है। पोषण के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं: स्वपोषी जीव और विषमपोषी जीव। स्वपोषी जीव वह जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। उदाहरण: पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी जीव वह जीव जो भोजन हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पादपों पर निर्भर होते हैं, विषमपोषी जीव कहलाते हैं। उदाहरण: हिरण, शेर, मनुष्य, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि। प्रकाश संश्लेषण या स्वपोषी पोषण के दौरान होने वाली घटनाएं को समझाइए। पादप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट पौधों को ऊर्जा प्रदान करने में प्रयुक्त होते हैं, इसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। 6CO2 + 12H2O डायरेक्शन सूर्य का प्रकाश बटा क्लोरोफिल = C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। इस प्रक्रम में प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटना होती है: क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अमीबा में पोषण को समझाइए। अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थायी प्रवर्त की मदद से भोजन ग्रहण करता है। यह प्रवर्त भोजन के कणों को घेर लेते हैं तथा संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। खाद्य रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है और कोशिका द्रव्य में विकृत हो जाते हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। रंध्र किसे कहते हैं? इनके खुलने तथा बंद होने को समझाइए। पत्ती की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है, जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्रों का खुलना तथा बंद होना द्वार कोशिकाओं का एक कार्य है। द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वह फूल जाती है और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। इसी तरह जब द्वार कोशिकाएं सिकुड़ती हैं तो छिद्र बंद हो जाता है। मानव पाचन तंत्र आहार नाल का सचित्र वर्णन करते हुए पाचन तंत्र की क्रिया को समझाइए। मानव पाचन तंत्र द्वारा जटिल भोजन को सरल अवयवों या घटकों में परिवर्तित किया जाता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। मानव पाचन तंत्र निम्नलिखित भागों से मिलकर बना होता है: मुख तथा मुख गुहा, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत्र या क्षुद्रांत्र, बड़ी आंत्र, बृहदांत्र या गुदा। मुख तथा मुख गुहा। भोजन मुख द्वारा ग्रहण किया जाता है। मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेज कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को सरल शर्करा में खंडित कर देता है। ग्रसिका। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है। आमाशय। आमाशय एक बृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की पेशी भित्ति भोजन के अन्य पाचन रसों के साथ मिश्रित होती है। ये पाचन कार्य आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, एक प्रोटीन पाचक एंजाइम, पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्रावण करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। छोटी आंत्र या क्षुद्रांत्र। आमाशय से भोजन क्षुद्रांत्र में प्रवेश करता है। क्षुद्रांत्र आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। इसकी लंबाई 4 से 5 मीटर तक की होती है।
क्षुद्रांत्र कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से स्रावन प्राप्त करता है। क्षुद्रांत्र की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आंत्र रस स्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। बड़ी आंत्र या बृहदांत्र बिना पचा भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घ्रुम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। गुदा अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिया जाता है। शाकाहारी घास खाने वाले प्राणियों में क्षुद्रांत्र की लंबाई अधिक होती है। क्यों? घास खाने वाले शाकाहारी प्राणियों में सेल्यूलोज पचाने के लिए क्षुद्रांत्र की आवश्यकता होती है, लेकिन मांस का पाचन सरल होता है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत्र छोटी होती है। वसा का इमल्सीकृत किसे कहते हैं? यकृत से स्रावित पित्तरस वसा पर क्रिया करता है। क्षुद्रांत्र में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होती है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। इसे ही वसा का इमल्सीकरण कहते हैं। भोजन के पाचन में अग्नाशयी रस की भूमिका बताइए। अग्नाशयिक रस का स्रावन करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। दीर्घ्रुम किसे कहते हैं? पाचन तंत्र में इनकी भूमिका बताइए। क्षुद्रांत्र के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घ्रुम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घ्रुम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। श्वसन किसे कहते हैं? मानव श्वसन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। श्वसन एक जैविक प्रक्रिया है जिसमें शरीर में संचित भोजन या ऊर्जा के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वातावरण में छोड़ा जाता है। मानव श्वसन तंत्र निम्नलिखित भागों से मिलकर बना है: नासाद्वार तथा नासागुहा, श्वास नली या कंठ, श्वसनिकाएं, फुफ्फुस या फिर फेफड़े। नासाद्वार तथा नासागुहा। मनुष्य में वायु शरीर के अंदर नासाद्वार द्वारा जाती है। नासाद्वार द्वारा जाने वाली वायु मार्ग में उपस्थित महीन बालों द्वारा निस्पंदित हो जाती है, जिससे शरीर में जाने वाली वायु धूल तथा दूसरी अशुद्धियां रहित होती है। श्वास नली या कंठ। नासागुहा से वायु कंठ द्वारा फुफ्फुस में प्रवाहित होती है। कंठ में उपास्थि के वलय उपस्थित होते हैं, जो यह सुनिश्चित करता है कि वायु मार्ग आपस में न चिपके। श्वसनी। श्वास नली आगे जाकर दो भागों में बंट जाती है, जिन्हें श्वसनी कहते हैं। श्वसनी प्रत्येक फेफड़े में प्रवेश करती है। श्वसनिकाएं। प्रत्येक श्वसनी कई भागों में बंट जाती है, जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं। फुफ्फुस या फेफड़े। फुफ्फुस के अंदर मार्ग छोटी और छोटी नलिकाओं में विभाजित हो जाता है, जो अंत में गुब्बारे जैसी रचना में बदल जाता है, जिसे कुपिका कहते हैं। कुपिका एक सतह उपलब्ध कराती है, जिससे गैसों का विनिमय हो सकता है। मछलियों में श्वसन किस संरचना द्वारा होता है? क्लोम द्वारा। उत्सर्जन किसे कहते हैं? मानव उत्सर्जन का सचित्र वर्णन कीजिए। वह जैव प्रक्रम जिसमें नाइट्रोजन युक्त उपापचय अपशिष्ट का निष्कासन होता है उत्सर्जन कहलाता है। मानव उत्सर्जन तंत्र निम्नलिखित भागों से मिलकर बना है: एक जोड़ी वृक्क, एक जोड़ी मूत्रवाहिनी, एक मूत्रमार्ग तथा एक मूत्राशय तथा एक मूत्रमार्ग। एक जोड़ी वृक्क। मानव में उदर गुहा में रीढ़ की हड्डी के दोनों ओर एक एक वृक्क पाया जाता है। वृक्क में मूत्र का निर्माण करने वाली संरचनाओं को वृक्काणु या नेफ्रॉन कहते हैं। एक जोड़ी मूत्रवाहिनी। प्रत्येक वृक्क से एक मूत्रवाहिनी निकलती है, जो मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाती है। मूत्राशय। मूत्राशय एक पेशीय अंग है जिसमें मूत्र को एकत्रित किया जाता है। मूत्रमार्ग। मूत्राशय से मूत्र को मूत्रमार्ग द्वारा
शरीर से बाहर उत्सर्जित कर दिया जाता है। व्रकाणु नेफ्रॉन की संरचना समझाते हुए मूत्र निर्माण की क्रिया को समझाइए। मूत्र बनने का उद्देश्य रुधिर में से अपशिष्ट को छानकर बाहर करना है। वृक्क में आधारी निस्यंदन इकाई फुफ्फुस की तरह ही बहुत पतली भित्ति वाली होती है। बहुत पतली भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छ होता है। वृक्क में प्रत्येक केशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को एकत्र करती है। प्रत्येक वृक्क में ऐसे अनेक निस्यंदन इकाई होते हैं जिन्हें व्रकाणु या नेफ्रॉन कहते हैं। प्रारंभिक छनित्र में कुछ पदार्थ जैसे ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण और प्रचुर मात्रा में जल रह जाते हैं। जैसे जैसे मूत्र इन नलिका में प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित पुनरावशोषण हो जाता है। प्रत्येक वृक्क में बनने वाला मूत्र एक लंबी नलिका मूत्रवाहिनी में प्रवेश करता है, जो वृक्क को मूत्राशय से जोड़ती है। कृत्रिम वृक्क अपोहन या डायलिसिस किसे कहते हैं? संक्रमण, आघात या वृक्क में सीमित रुधिर प्रवाह वृक्क की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, जिससे शरीर में विषैले अपशिष्ट को संचित कराता है, जिससे मृत्यु भी हो सकती है। वृक्क के अपक्रिय होने की अवस्था में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जा सकता है। एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा निकालने की एक युक्ति है। कृत्रिम वृक्क बहुत सी अर्धपारगामी अस्तर वाली नलिका से युक्त होती है। ये नलिकाएं अपोहन द्रव से भरी टंकी में लगी होती हैं। इस द्रव का परासरण दाब रुधिर जैसा ही होता है। रोगी के रुधिर को इन नलिकाओं से प्रवाहित कराते हैं। इस मार्ग में रुधिर के अपशिष्ट उत्पाद विसरण द्वारा अपोहन द्रव में आ जाते हैं। शुद्धिकृत रुधिर वापस रोगी के शरीर में पंपित कर दिया जाता है। पादपों में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन समझाइए। पादप में अतिरिक्त जल का वाष्पोत्सर्जन द्वारा उत्सर्जन किया जाता है। अन्य अपशिष्ट उत्पाद रेजिन तथा गोंद के रूप में विशेष रूप से पुराने जाइलम में संचित रहते हैं। रक्त क्या है? इसके दो कार्य लिखिए। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जिसकी pH 7.4 होती है। रक्त दो प्रकार का होता है, प्लाज्मा या रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है। रक्त कोशिकाएं तीन प्रकार की होती हैं, लाल रक्त कणिका RBC, श्वेत रक्त कणिका WBC, प्लेटलेट्स या विमान। रक्त के कार्य: शरीर में विभिन्न पदार्थों के परिवहन का कार्य करता है। शरीर में ऑक्सीजन एवं हार्मोनों को पहुंचाने का कार्य करता है। रुधिर का थक्का बनाने वाली कोशिका का नाम लिखिए। प्लेटलेट्स या विमान। धमनी तथा शिरा में अंतर लिखिए। धमनी या शिरा। धमनी, इनमें शुद्ध रक्त बहता है। शिरा, इनमें अशुद्ध रक्त बहता है। धमनी, इनमें रक्त उच्च दाब के साथ बहता है। शिरा, इनमें रक्त निम्न दाब के साथ बहता है। धमनी ये त्वचा में गहराई पर स्थित होती है। शिरा ये त्वचा की ऊपरी सतह पर स्थित होती है। धमनी ये रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है। शिरा ये रुधिर को अंगों से हृदय की ओर ले जाती है। द्विपरिसंचरण किसे कहते हैं? समझाइए। एक हृदय चक्र के दौरान रक्त का हृदय में से 2 बार होकर गुजरना, इसे ही द्विपरिसंचरण कहते हैं। ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर फुफ्फुस से हृदय में और स्थित कोष्ठ बायां अलिंद में आता है। इस रुधिर को एकत्रित करते समय बायां अलिंद शिथिल हो रहता है। जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है तब यह संतुलित होता है। जब अगला कोष्ठ बायां निलय फैलता है तब बायां अलिंद संकुचित होता है, जिससे रुधिर इसमें स्थानांतरित होता है। अपनी बारी पर जब पेशीय बायां निलय संकुचित होता है तब रुधिर शरीर में पंपित कर दिया जाता है
ऊपर वाला दायां कोष्ठ दायां अलिंद जब फैलता है तो शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर इसमें आ जाता है। जैसे ही दायां अलिंद संकुचित होता है, नीचे वाला संगत कोष्ठ दायां नीले फैल जाता है। यह रुधिर को दाहिने नीले में स्थानांतरित कर देता है, जो रुधिर को ऑक्सीजनीकरण हेतु अपनी बारी पर फुफ्फुस में पंप कर देता है। मेंढक में कितने कोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं? त्रिकोष्ठीय। मछली में कितने कोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं? द्विकोष्ठीय। मानव में कितने कोष्ठीय हृदय पाए जाते हैं? चतुर्कोष्ठीय।